नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे, यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 14। आपको पता है दोस्तों, अगर हिंदी सब्जेक्ट में 30 में 30 लाना है तो आपको पता है पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 15 प्रश्नों को लाना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा भैया, 15 में 15 नंबर लाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 14। और इसके पिछले सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, अंधकार को दूर करती है, हमारे मन के अंधकार को प्रकाशमय करती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न आज की क्लास का स्क्रीन पर आप लोगों देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, दृश्य शब्द साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है। दोस्तों आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोग ये बताइए कि जो दृश्य शब्द साधन होते हैं उनसे संबंधित खोज का आधार क्या सत्य होगा। कि हम स्मरण रखते हैं कि 30% जो हम देखते हैं, या हम स्मरण रखते हैं जो 50% जो हम सुनते हैं, या हम स्मरण रखते हैं 90% उसका क्या है जिसमें हम सक्रियता पूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं। यानी 10 सब साधन संबंधी जो हमें यह बताना हम क्या स्मरण रखते हैं, कब स्मरण रखते हैं, कितना स्मरण रखते हैं, कितना देखते हैं, कितना सुनते हैं। तो आधार हमारा 10 सब साधन से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों जाएगा आपका उपरोक्त सभी होगा। देखिए, दृश्य सब साधन से संबंधित खोज का आधार है हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, तो 30% जो हम देख लेते हैं वो हमें स्मरण होता है 30%। और हम स्मरण रखते हैं 50% जो हम सुनते हैं। जो आप लोग सुन रहे हैं तो इसका जो 50% क्या है स्मरण रहता है, यानी कि सुनने में ज़्यादा रहता है। और हम स्मरण रखते हैं 90% उसका जिसमें हम सक्रियतापूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं। जब भी कक्षा कक्ष में अभ्यास किया जाता है बच्चों द्वारा, ठीक है, तो वो 90% तक क्या होता है, सक्रियतापूर्वक अभ्यास करते हैं, तो वो स्मरण रखते हैं बच्चे। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार दिल से लाइक किया होगा, शिक्षा जगत के चैनल को एक बार दिल से सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद सभी मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, सभी शिक्षक बंधुओं से। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। देखिए प्रक्षेपित सामग्री कैसी होती है। देखिए फिल्म हो गया, ये एक प्रक्षेपित सामग्री है। ओपेक प्रोजेक्शन, ये भी आपका प्रक्षेपित सामग्री है। फिल्म खंड, ये भी आपका प्रक्षेपित सामग्री है। लेकिन बुलेटिन बोर्ड जो है, ये आपका प्रक्षेपित सामग्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या बुलेटिन बोर्ड आपका प्रक्षेपित सामग्री में नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। आप लोगों की नियुक्ति हो गई, आप अध्यापक अध्यापिका बन गए, और एक जो है बहुसांस्कृतिक कक्षा के आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और एक भाषा के शिक्षक हैं। तो किस रूप में जो है किस बात को आप लोग अधिक महत्व देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझ आएंगे, या बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे, या दोस्तों स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। तो एक भाषा के शिक्षक अध्यापक अध्यापिका हैं और आपकी एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, जिस सबसे अधिक महत्व देंगे बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। पहले ऑप्शन पर सबसे अधिक महत्व देंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई भी बच्चा है, बालक या बालिका है, ईश्वर को ईश्वर बोल रहा है या कह रहा है, तो किस प्रकार का उच्चारण दोष कहलाएगा। तो कोई भी बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी है, ईश्वर को ईश्वर कहता है, यानी शब्द संबंधी यहाँ पे आ रहा है, उच्चारण संबंधी दोष है, तो ये स्वरागाम कहलाएगा, स्वर भक्ति कहलाएगा, स्वरलोप कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का बच्चा बालक बालिका उच्चारण दोष का उदाहरण होगा ईश्वर को ईश्वर कहना, तो वह होगा स्वरलोप का। क्या हो जाएगा, स्वरलोप का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्चारण दोष का उदाहरण हो जाएगा। इस उदाहरण पर क्या होगा है, स्वर का लोप किया गया है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस परिवार का हिस्सा बन लीजिएगा,
क्योंकि आपका यह अपना परिवार है और यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कर सकते हैं। जो भाषा की व्याकरण होती है उसके समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या दोस्तों केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की समझ को किस पर आंकना चाहिए। तो भाषा के अगर व्याकरण की समझ है तो उसको संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, सिलेक्शन तक रुकेगी नहीं और जो तैयारी है वो शून्य से शिखर की ओर चल रही है। बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा कौन सी होती है। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली, यानी जो सुनने वाले होते हैं साहित्य को, जो साहित्य को सुनते हैं उनके मनोभाव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की जो विधा है वह कौन सी विधा है भैया। पद शिक्षण विधा है, नाटक शिक्षण विधा है, कहानी शिक्षण है या गद्य शिक्षण है। तो जब भी मनोभाव की बात की जाए, उनमें भी सर्वाधिक प्रभावित की बात की जाए श्रोता में, तो वह साहित्य विधि, इकलौती विधि आपकी पद शिक्षण विधि होगी। राइट ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तित्व वाचन को क्या कहते हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है दोस्तों। आप लोग अध्यापक हैं और आपके द्वारा कक्षा में जो किए गए व्यक्तित्व वाचन होता है उसको क्या कहेंगे। सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन। तो जो भी अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में व्यक्तित्व वाचन किया जाता है तो वह आदर्श वाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शब्ददत्त सामग्री को मुख्यतः कितने भागों में या इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। देखिए जो शब्ददत्त सामग्री है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर 6 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, या 4 भागों में। तो दृश्य शब्द सामग्री को मुख्यतः जो है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह क्या होगा। जो पैनल चर्चाएं होती हैं कक्षा में तो किस भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए पैनल चर्चा में अनुदेशक भूमिका की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष की होती है, शिक्षार्थी और श्रोतागण की होती है। ठीक है, यहाँ पर अध्यापक की भूमिका जो है नहीं होती है। पैनल चर्चा में अध्यापक की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। वह आपकी कौन सी है, अध्यापक की भूमिका, यानी कि राइट ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। आप एक भाषा के शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, और आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करेंगे। समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, या बच्चों का भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय, या दोस्तों बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो अगर आप भाषा के शिक्षक शिक्षिका हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं वह होगा कि बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय करवाना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकसित करना, या भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वह उद्देश्य यह है कि भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे बालक बालिका होते हैं वह बारीकी से भाषा और संदर्भ बोध को समझने की क्षमता रखते हैं, तो यह विकास करना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों ने एक बार वीडियो को लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद सभी को। लाइक बहुत लोग कमा रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट कीजिए शिक्षा को, शिक्षा की पूजा कीजिए। शिक्षा आपको वो दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं से दोस्तों निवेदन है कि माँ सरस्वती को एक बार सभी लोग जयकारा बोल दीजिएगा।
जय माँ सरस्वती माता की, और उनका आशीर्वाद रहा दोस्तों। सिलेक्शन सर्वोपरि होगा। जी हाँ, प्रश्न आ चुका है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो आप लोग बालक बालिकाएं होती, जब बच्चे क्या होते हैं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं या उनका प्रयोग करना व्याकरण का मुख्य हिस्सा माना जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाएगा, यह भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, यह केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का एक हिस्सा है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना दोस्तों एक भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। किसको? एक भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। LS वाइगोस्की यानी लेओ वाइगोस्की के अनुसार क्या है? भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, यह भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो लेओ वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों क्या होगा? भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ये किसके अनुसार है? लेओ वाइगोस्की के अनुसार है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों आइए अगला प्रश्न है, और YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिससे आप लोगों से मिलने का एक प्लेटफार्म हमें मिला है, एक परिवार हमें मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू YouTube टीम। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा, लैंग्वेज। भाषा दोस्तों नियमों की जानकारी से ही निखरती है। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यह भाषा सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है। दोस्तों आप एक भाषा शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अगर एक भाषा के शिक्षक है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा क्या है दोस्तों? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, आप शिक्षक अध्यापक अध्यापिका हैं, आपके कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चा है, आप उसको भाषा सिखाते हैं, उस समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा से अलग बैठाना चाहिए, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। दोस्तों एक आप भाषा के शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसको क्या करेंगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चे को जब दिखाई नहीं देता तो बोर्ड में आप बता नहीं सकते हैं। तो मौखिक भाषा के यानी कि श्रवण शक्ति के माध्यम से वह बच्चा क्या है? भाषा सीख सकता है। इसलिए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह हम आपके लिए होमवर्क में है। होमवर्क मॉक टेस्ट यह क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? सांकेतिक होता है, व्याकरणिक होता है, लिखित होता है, या मौखिक होता है? तो भाषा का प्राथमिक रूप दोस्तों किस प्रकार होता है? सांकेतिक रूप में, व्याकरणिक रूप में, मौखिक रूप में, या लिखित रूप में? आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ज़रूर बताएंगे। दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसी लगे नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, और शिक्षा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ज्ञान शेयर करेंगे, शिक्षा को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त होता है। ये सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। और तीसरे ऑप्शन पे एक प्लेलिस्ट मिलता है, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर एक क्लास आपको मिल जाएगी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर, क्योंकि सिलेक्शन पर सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें दोस्तों, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करें। व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे लिंक पर मिला है। टेलीग्राम में जितने पहले अपलोड हो चुके हैं वही डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में जितने नए होंगे वही आपको मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद दोस्तों।